हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देख रहे हैं इंश्योर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग उत्तर प्रदेश की सीरीज शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज यूपी स्पेशल का तीसरा लेक्चर होगा। तीसरा लेक्चर हम शुरू करने से पहले जो पिछले लेक्चर्स, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब आखिर हमने क्या पढ़ा है। तो हमने पहले लेक्चर में आपको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में बताया है, जिसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की टच होती है नेपाल के साथ। साथ ही साथ हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी हमने बताया था कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो और हमने ये भी बताया था कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई उत्तर प्रदेश की है 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर। और भी बहुत कुछ जानकारियाँ, जैसे उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास, उत्तर प्रदेश की राजधानी का इतिहास, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये हमने पहले लेक्चर में किया था। और साथ ही साथ हमने बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। हमने अपने दूसरे लेक्चर में देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं वो हम बताए थे, 75 हैं, तहसीलें 350 हैं। नगर निगम की बात हुई तो नगर निगम 17 है उत्तर प्रदेश में। डिविजन्स, मंडल जो हैं वो 18 है। और हमने ये भी देखा था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं। हमने बताया था कि 404 वर्तमान में विधानसभा सीटें हैं। 404 में 403 +1, ये +1 जो है ये एंग्लो इंडियन आंग्ल भारती के लिए अभी तक नॉमिनेशन होता था संविधान के अनुच्छेद 333 के तहत। लेकिन संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के द्वारा अब आंग्ल भारतीय लोगों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा नहीं होगा। और केंद्र सरकार में भी अब इस प्रकार का मनोनयन जो 2 लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था वो अब नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल सीटें तब हो जाएंगी राज्य की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403। हमने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। हमने ये भी कहा था कि इतनी ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं कि कहा जा सकता है कि राज्य में, देश में कौन सी सरकार होगी, किस पार्टी की सरकार होगी, तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश का हाथ बहुत ही ज़्यादा होगा। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि राज्यसभा में 31 सीटें तो उत्तर प्रदेश की हैं, तो दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें। और ये भी हमने देखा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में 16-16 सीटें हैं राज्यसभा की। ठीक, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। हमने ये भी बताया था कि एक पंत यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कहाँ पर, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर जिले में उत्तराखंड में बनाई गई है। 1960 में बनाई गई है, इन्हीं के नाम पे बनाई गई। और हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप उस लेक्चर पे नहीं किए हैं तो इस पर जरूर करिएगा। हमने ये भी बताया कि राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं। जेबी कृपलानी जी के बारे में हमने पूछा था। तो जब स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, हमने बताया कि बिहार पीसीएस प्री 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी थे। राज्य व देश की पहली महिला राज्यपाल की बात हुई तो सरोजिनी नायडू जी थी। हमने ये भी देखा था कि पहले लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कौन हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद 1975 में सृजित किया गया। पहले लोकायुक्त थे विशंबर दयाल और वर्तमान समय में लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा। लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष होता है। हमने लोकपाल के बारे में बताया कि पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का लेक्चर हमारा पिछला लेक्चर रहा। अब हम आज देखते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप है जो अभी हम आपको बता रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। एकदम रट जाना चाहिए आपको। सबसे उत्तरी जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी बिंदु को टच करता है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। ठीक है। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, हरियाणा के साथ 6 जिले, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ 2 जिले, और इधर हमने राजस्थान के साथ 2 जिले, हमने ये भी बताया मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ 1 जिला सोनभद्र, झारखंड 1 जिला सोनभद्र। ठीक है। और बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण है 240 किलोमीटर, क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। ठीक है। तो कुछ ये सब कुछ हम लोग बताए थे। एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता क्वेश्चन यहाँ से दे दिया जाए। कौन कौन से जिले हैं? बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कितने जिले होगा? 1 2 3 4 5, 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। हम देखते हैं आज के लेक्चर में, जैसा हम बता रहे हैं कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं कुछ। सबसे पहले जान लेते हैं कि जनजातियां हैं क्या। संविधान में कहाँ पर जनजातियों के बारे में दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 366 में कहा गया कि जनजातियां वही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 342 में नोटिफाई की गई हैं, जो सूचीबद्ध की गई हैं। ओके, जो संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध की गई हैं। ठीक है। भारत में 700 से अधिक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो नोटिफाइड हैं। सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज जो हैं वो उड़ीसा में हैं। और ऐसे कौन से राज्य जहाँ पे ट्राइब्स नहीं पाए जाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश पीसीएस के किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस में कोई ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं पाई जाती है, तो हरियाणा उस ऑप्शन में हरियाणा सही था। तो कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं पाई जाती। कहाँ कहाँ? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी में नहीं पाई जाती है। ठीक है। हमने कल बताया था कि पुडुचेरी में भारत के सबसे कम उम्र के सीएम बने थे, एम फारूक उनका नाम था। और हम लोग कल जो डिस्कस किए थे कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जो 38 साल की उम्र में बने थे। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी बनी थी, 4 बार बनी है। ओके। हाँ, उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का सिर्फ 0.6% है, 0.6% है। ठीक है, सिर्फ 0.6% है जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है। ओके। सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र जिला सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो सोनभद्र में ही सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे कम जनजाति वाला जिला है बागपत। बागपत के बारे में हम बताए थे कि बागपत जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। हमने बताया था कि एसएसबी गेम हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों के नाम है। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत। शामली जिला जो है सबसे पश्चिमी जिला है। और बी से बागपत है, जी से गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा है अंदर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में ही, अलीगढ़, फिर मथुरा। ठीक है। तो बागपत वही है जहाँ पे सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं। और कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर जनजातियां पाई ही नहीं जाती हैं? कौन कौन से हैं? अयोध्या और जालौन में जनजातियां पाई नहीं जाती हैं। उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले सिर्फ थारू और बुक्सा जनजातियां ही सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन 2003 के बाद केंद्र सरकार ने 2003 में
उत्तर प्रदेश में 10 और जनजातियों को सूचीबद्ध कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 12। ओके, तो उत्तर प्रदेश में 2000 क्वेश्चन आया हुआ है कि 2003 के पहले उत्तर प्रदेश नहीं 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कब किया, इस प्रकार से क्वेश्चन पीसीएस में पूछा है। तो 2003 के पहले 2003 में उत्तर प्रदेश में 10 नई जनजातियों को जोड़ा गया। उसके बाद 2003 के बाद उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या 12 हो गई। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, ये जो 10 नई जनजातियों को ऐड किया गया, 10 नई जनजातियों को ऐड किया गया, तो कौन कौन सी जनजातियां हैं ये सब दी हुई हैं। इतनी जनजातियां, गोंड, राजगोंड, खरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पथारी, चेरो, भुइया, भुनिया, इस प्रकार से कुल 10 जनजातियां हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि 9 जनजातियां ऐसी हैं जहां पर आपको सोनभद्र का नाम अवश्य ही मिल जाएगा। जैसे इसमें मिल जाएगा आपका सोनभद्र, खरवार में भी सोनभद्र, पहरिया में सोनभद्र, यहाँ सोनभद्र, ये सोनभद्र। तो मतलब सोनभद्र में सब जनजातियां मिलती हैं। जो 10 नई जनजातियां सूचीबद्ध की गई हैं सोनभद्र में सभी मिल जाती हैं। लेकिन अगर वहीं सहरिया जनजाति दे दे, परहिया देगा तो आप सोनभद्र ही होगा सही। लेकिन अगर सहरिया जनजाति दे दे तो आप बेझिझक ललितपुर मार दीजिएगा। तो इसलिए यहां से आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग सभी जनजातियां याद करें कहाँ पाई जाती हैं। बस हम ये याद कर लें कि सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ, थारू जनजाति सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं। थारू जनजाति के लोग नेपाल में भी पाए जाते हैं। थारू जनजाति के लोग बिहार में भी, उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में थारू जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये किरात वंश से संबंधित है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये राजपूताना के थार मरुस्थल से होकर आए हैं, इसलिए इनका नाम थारू पड़ा है। ठीक, थारू लोग बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ कि बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजातियां मनाती हैं, तो थारू जनजाति के लोग मनाते हैं। ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। हिंदू धर्म के सभी त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें बदला विवाह प्रथा होती है। बदला विवाह प्रथा क्या होती है? बदला विवाह प्रथा ये होती है कि अगर इनके घर एक लड़का और एक लड़की है, इनके घर एक लड़का और एक लड़की है, तो इनके लड़के की शादी इनकी लड़की से करते हैं, उनके लड़के की शादी इनके लड़की से करते हैं। तो यही बदला विवाह प्रथा होती है। इसमें जो है कि हाँ, ये लोग इन लोगों में विधवा विवाह की भी प्रथा है और इस विवाह में लठभरवा भोज देते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन जनजातियों से क्वेश्चन अवश्य ही समीक्षा अधिकारी ले लीजिए या फिर पीसीएस ले लीजिए, जनजातियों से क्वेश्चन आता ही है। आप देख लीजिए क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, आपको लगेगा हाँ आता। तो विधवा विवाह की प्रथा है इनमें, और इस विधवा विवाह में लठभरवा भोज देते हैं, लठभरवा भोज। और थारू जनजाति के लोगों के विकास के लिए लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है, विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, ताकि लोग शिक्षित हो सकें, आगे बढ़ सकें। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू ही है। ठीक है, तो हम लोग थारू जनजाति के बारे में क्या देखा कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं और ये लोग किरात वंश से संबंधित हैं। ठीक है, राजपूताना के थार मरुस्थल से होकर यहाँ आए हैं, इसलिए इनका नाम थारू पड़ा है। और ये लोग बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं, दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और इनमें विधवा विवाह प्रथा है, जिसमें ये लोग लठभरवा भोज देते हैं। इनमें बदला विवाह भी होता है और सर्वाधिक जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में थारू लोग ही पाए जाते हैं। ओके, अब दूसरी जनजाति है बुक्सा। ठीक है, दूसरी जनजाति बुक्सा। बुक्सा जनजाति, इनको बुक्सा या भोक्सा भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से बिजनौर और आगरा में ही पाई जाती हैं। जहां भी ऑप्शन हो बिजनौर और आगरा, वहां इसको आप लोग टिक कर दीजिएगा कि हाँ भाई यहाँ पे बुक्सा जनजाति है, बिजनौर और आगरा में निवास करती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थारू लिखेंगे, बुक्सा लिखेंगे तो बिजनौर या कोई और डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, तो बस सुमेलित करने के लिए आ जाएगा या सीधे सीधे ऐसे पूछ देगा। ठीक है, ये लोग जो है इनमें जो होता है बुक्सा में, विवाह एक अनुबंध मात्र ही होता है, जो पति और पत्नी में से कोई भी किसी भी समय तोड़ सकता है। ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी होते हैं। इन लोगों में भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है, जिसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं। उच्च वर्ण
का पुरुष, निम्न वर्ग की कन्या, इस प्रकार से भी इसी प्रकार से अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं। बहुपत्नी प्रथा भी है और विधवा विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, ओके। तो हमने बुक्सा जनजाति के बारे में क्या देखा, ये बिजनौर और आगरा में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करते हैं और इनमें विवाह अनुबंध मात्र ही होते हैं। इनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित होते हैं और अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। इनमें बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा विवाह भी प्रचलित है। बस इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर जनजातियों से क्वेश्चन आपके मेंस में भी पूछा जाता है तो आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, हमने कहा 2003 से पहले जनजातियां सूचीबद्ध की गई हैं, तो ये सब बहुत कुछ लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब अगली जनजाति है खरवार। थोड़ा ये मुख्य रूप की जनजातियां हैं, थारू, बुक्सा, खरवार, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में निवास करती हैं और ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ज़्यादा जानने की इसमें इन लोगों में आवश्यकता है नहीं खरवार जनजाति में। तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके समीक्षा अधिकारी, पीसीएस, प्री वगैरह में पूछे गए हैं, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हम अभी बता रहे हैं बुक्सा या भोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा जनपद में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे जनसंख्या में यही जनजातियां हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? बिजनौर और आगरा में पाई जाती हैं। ठीक है, बिजनौर और आगरा में। ओके, उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू। थारू जनजाति ही है जो जिसमें विधवा विवाह में लोग लठभरवा भोज देते हैं। थारू जनजाति है जो बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। राजपूताना थार मरुस्थल से आकर बसते हैं, इसलिए इनको थारू नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे और लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय भी इन लोगों की शिक्षा के लिए बनाया गया है। ओके, आगे चले। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक? अभी हम बताएं थारू लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ओके, थारू लोगों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। कब किया गया? अभी हम बता रहे हैं कि 2003 में भारत सरकार द्वारा 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कर दिया गया उत्तर प्रदेश की। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? अभी हम बता रहे हैं बिजनौर और आगरा में कौन सी बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है? कहां पर? बिजनौर और आगरा में। ओके, कौन सी बुक्सा या भोक्सा? ये पूछा गया पीसीएस मेंस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? प्रतिशत वाला हम सोनभद्र के बारे में ही तो बता रहे हैं कि मतलब सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, तो सोनभद्र है। सोनभद्र में 10 जनजातियाँ सीधे सीधे सोनभद्र में आपको मिल जाएंगी। परहिया जनजाति निवास करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में 2011 में। परहिया, हम आपको बताए थे कि सहरिया जनजाति, अगर आपके पेपर में सहरिया जनजाति के बारे में आए तो आप सीधे सीधे ललितपुर मारिएगा, सीधे सीधे ललितपुर। लेकिन परहिया है तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोग सोनभद्र मार दीजिए। सहरिया होगा, सहरिया अगर होगा तो आप लोग मारेगा ललितपुर। लेकिन अगर परहिया जनजाति लिखा है तो ये सोनभद्र या और भी कोई थारू बुक्सा के अलावा और भी कोई जनजाति है तो उसमें आप लोग सोनभद्र ही टिक करिएगा। ओके, तो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% ही उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनजातियां उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में पाई जाती हैं, सोनभद्र जनपद में, और सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं बागपत में। और ऐसे कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? तो वो फैजाबाद यानी अयोध्या और जालौन है। ठीक है, और हमने बताया कि थारू जनजाति के बारे में डिस्कशन किया। थारू जनजाति जो किरात वंश से संबंधित है, राजपूताना थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, इसलिए इनको थारू नाम दिया गया है। थारू लोग बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तथा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इनमें विधवा विवाह होता है जिसमें ये लोग लठभरवा भोज देते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में ये पाए जाते हैं। हमने बुक्सा के बारे में बताया कि बुक्सा जनजाति के लोग जो है बिजनौर और आगरा जनपद में पाए जाते हैं, बिजनौर और आगरा जनपद में। फिर खरवार जनजाति के बारे में हम लोग देखे,
2003 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ थारू और बुक्सा जनजातियां ही सूचीबद्ध थीं, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या 12 हो गई, जिसमें हमने बताया कि सिर्फ आप लोग सहरिया जनजाति याद कर लीजिएगा, जो सिर्फ ललितपुर जनपद में पाई जाती हैं। बाकी जो भी जनजातियां 9 हैं वो सोनभद्र में पाई ही जाती हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार का हमारा आज का लेक्चर रहा है। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ अच्छी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आपसे एक बार फिर से आपके 4th लेक्चर मिलेंगे। धन्यवाद।